Hello everyone, welcome to my classroom. I'm your mentor Jyoti Kashyap and in this video हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, क्लास 8 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो नेशनल साइंस ओलंपियाड पेपर 2017-18 में आए थे। पर डिस्कशन से पहले हमें याद रखना है कि जैसे ही हमें पेपर मिलेगा हमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। जैसे ही हमें पेपर मिले 10 मिनट हमें मिलेगा सिर्फ, जिसमें हमें पूरी OMR शीट फिल करनी है, हमारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करनी है, नाम, स्कूल का कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर हमें क्लियरली OMR शीट पर फिल करना होगा और साइन करना नहीं भूलना है। जो फोन नंबर आप वहां डालेंगे उसी पर ही आपके रिजल्ट्स वगैरह शेयर होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, साइंस जिसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं और अचीवर्स सेक्शन जिसमें कि 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये अचीवर्स सेक्शन के जो 5 क्वेश्चंस है इसमें ये सारे 3 मार्क्स के होते हैं और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं अलग सेक्शंस के वो 1 मार्क्स के होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो कैलकुलेटर्स यूज करते हैं वो ना करें क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर्स की परमिशन नहीं है। ओनली 1 करेक्ट आंसर है, जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उसका एक ही करेक्ट आंसर है। 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और वो 1 करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। द आंसर्स विच आर चोजन that have to be darkened in the OMR sheet using either HB pencil or blue or black ballpoint pen. आंसर्स कैसे फिल करेंगे? सपोज अगर क्वेश्चन दिया है इन अ वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ 4 ऑप्शंस है और ऑप्शन जो है ऑप्शन में से आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आप बी सर्कल को बहुत अच्छे से सर्कल करेंगे OMR शीट के अंदर, डार्क करेंगे OMR शीट के अंदर। रफ वर्क अगर करना है तो जो बुकलेट आपको प्रोवाइड की जाएगी उस बुकलेट में ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट होगा जहां पर आप रफ वर्क कर सकते हैं और पेपर खत्म होने के बाद जो OMR शीट है उसको आप इन्विजिलेटर को दे दीजिए। राइट, सो चलिए डिस्कस करते हैं 2017-18 के NSO पेपर के साइंस सेक्शन से बायोलॉजी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस सेक्शन का जो फर्स्ट बायोलॉजी क्वेश्चन है दैट इज फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ 4 स्पीशीज दैट इज फ्रॉम S1 टू S4। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है वो स्पीशीज उस पर्टिकुलर हैबिटेट में तो प्लस का साइन दिया हुआ है और अगर एब्सेंट है तो माइनस का साइन दिया हुआ है इन 5 डिफरेंट हैबिटेट्स दैट इज P, Q, R, S and T. Which species has the maximum diversity? डाइवर्सिटी मतलब कहाँ पर फैली हुई है। तो हमारे पास हैबिटेट्स जो है P, Q, R, S, T, अगर हम देखें स्पीशीज S2 is present in maximum of the diversity. S2 जो स्पीशीज है वो P डाइवर्सिटी, Q डाइवर्सिटी, R डाइवर्सिटी और S डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है, ओनली T में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी हो जाएगी? दैट विल बी स्पीशीज 2। सो आंसर क्या हो गया हमारे पास? आंसर वुड बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट, रेफर टू the given flowchart and select the incorrect statement. तो हमें क्या स्टेटमेंट शो करनी है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। पर उससे पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कह रहा है ऑफस्प्रिंग्स शो जेनेटिक वेरिएशन। अगर जेनेटिक वेरिएशन नो है, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करता है तो P है। सो दैट मीन्स P वुड बी रिप्रोड्यूसिंग वाया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं होती है। राइट, लेकिन अगर जेनेटिक वेरिएशन शो हो रही है तो क्या बोल रहा है? पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, राइट, ऑफ द सेम प्लांट। इफ आई ड्रॉ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर विथ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड स्टेमन ओवर हियर, these are the petals, this is the sepal। अभी यहाँ पर क्या है? this is anther। एंथर से पोलन ग्रेन जो है, एंथर से पोलन ग्रेन इज कमिंग ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सो अगर ये यस है, सो क्यों क्या है? ऐसा प्लांट है जो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। राइट, सो majorly in self pollination we don't require any pollinating agent, right?
अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पोलन ग्रेन्स ऑफ द प्लांट आर हेवियर एंड स्टिकी। अगर किसी प्लांट के या फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैवी और स्टिकी होते हैं तो यूजुअली वो प्लांट पॉलिनेशन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, राइट, ताकि इंसेक्ट्स की बॉडी में चिपक जाए ये पोलन ग्रेन। सो इंसेक्ट पॉलिनेशन इसमें शो हो सकता है, राइट। अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज नो, देन द स्टिग्मास आर ब्रांच्ड एंड फेदरी व्हाइल द पोलन ग्रेन्स दे आर विंग्ड, ड्राई एंड डस्टी। तो ऐसी कंडीशन जहां पर पोलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं और स्टिग्मा जो है वो ब्रांच्ड और फेदरी होती है, वहां पर जो पॉलिनेशन है वो कैसे होती है, वाया विंड। ओके, सो अगर yes है तो it would be via wind, this is wind pollination, but if it is no then it can be via water pollination के थ्रू हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस हमने ऊपर चेकआउट कर दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास P हो गया a plant which is reproducing asexually, Q हो गया a plant which is reproducing via self pollination, then in case of R we have insect pollination, in case of T we have wind pollination, in case of S we have water pollination। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। In P, bulb like projections called bud may occur on the body of the parent plant। तो पेरेंट प्लांट की बॉडी से अगर बड बन रहा है और उस बड से नया प्लांट उगेगा, सो दैट इज asexual reproduction। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, P represents asexual reproduction, so this statement is absolutely correct। We have to find the incorrect statement। Okay, second statement देखते हैं। B is saying Q can help in maintaining pure lines for hybridization experiments। Q is showing self pollination। अगर self pollination होता है तो pure lines बनते हैं, मतलब कैरेक्टर्स जो है, क्योंकि सेम ही फ्लावर से, सेम ही प्लांट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, पोलन ग्रेन इज कमिंग फ्रॉम द सेम फ्लावर ऑन टू द स्टिग्मा, सो द चांसेस ऑफ प्योर लाइन फॉर्मेशन विल बी मोर। ओके, देन ऑप्शन सी इज pollination in R is non-directional while in S and T it is highly specific and directional। R क्या है, R यहाँ पर हमने बताया था जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अभी पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, राइट। सो दिस इज शोइंग R इज नॉन डायरेक्शनल। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो एक फ्लावर से, पर्टिकुलर स्पीशीज के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के उसी स्पीशीज के प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाएगा। सो इट वुड बी डायरेक्शनल, हाईली स्पेसिफिक एज वेल एज डायरेक्शनल। सो R के लिए होना चाहिए हाईली स्पेसिफिक एंड डायरेक्शनल, वेयर एज S and T विच इज विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। सो विंड पे पोलन कहाँ गया, किस प्लांट पे जाएगा, किस स्टिग्मा पे जाएगा, हमें नहीं पता। सो दैट इज नॉन डायरेक्शनल एक्चुअली। सो ये रिवर्स दिया हुआ है R और S और T के लिए। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इन T, that is in wind pollination, the pollen grains are produced in large numbers while in Q they are fewer। तो टी में तो डेफिनेटली विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हमारे को प्रोबेबिलिटी नहीं पता कि जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से निकल के डायरेक्टली उसी प्लांट के स्पीशीज के स्टिग्मा पर जाएंगे कि नहीं, राइट। एंड क्यू, व्हाट इज क्यू? इन केस ऑफ क्यू सेल्फ पॉलिनेशन है, सो फ्यूअर पोलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इधर उधर कहीं डिस्पर्स होने नहीं, उसी प्लांट के अंदर चले जाने, उसी फ्लावर के अंदर चले जाने, राइट। सो दैट मीन्स डी इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी सी। ओके, सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर चैप्टर। Refer to the given food web in an aquatic ecosystem। एक aquatic ecosystem दिया हुआ है और उसमें एक food web दी हुई है जिसमें P is the producer, this producer is giving food to Q as well as S। Q is the food for R as well as S is also the food for R। R is food for T whereas Q is also food for T। तो यहाँ पर जो top consumer है वो है T। Okay, so in which of the following species would a toxic pollutant present in water body
probably reach the highest concentration. मतलब ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? बायो मैग्निफिकेशन के बारे में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन, जहां पर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अगर किसी फूड चेन में आ जाता है तो जैसे जैसे वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ती चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर टॉक्सिक मटेरियल P में आ गया है, सो P के बाद जब वो Q या S में जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन Q और S में बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू प्रेजेंट इन P, राइट. सो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इस हिसाब से कहां पर होगी? जो सबसे बड़ा, सबसे टॉप लेवल या टर्मिनल ट्रॉफिक लेवल होगा उस फूड चेन का, वहां पर सबसे ज्यादा होगी. सो द एरोज रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो एंड द लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्पीशीज, राइट. सो टी स्पीशीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, राइट. सो आंसर इज डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल्स एक्स वाई एंड जेड. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालनी है. पहले वेन डायग्राम देखते हैं और देखते हैं एक्स वाई और जेड है क्या. एक्स जो है इट इज हैविंग स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इट कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड इट हैज विंग्स. स्ट्रीमलाइंड बॉडी, लंग्स है ब्रीथ करने के लिए और विंग्स भी है. तो विंग्स जहां पर है हम उसको आसानी से बता सकते हैं दैट वुड बी अ बर्ड, ठीक है. एव्स के बारे में बोल रहा है. वाई देख लेते हैं. वाई में सिर्फ स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, लंग्स से ब्रीथ नहीं कर रही है और विंग्स भी नहीं है. सो वाई कैन बी अ फिश. देन व्हाट अबाउट जेड? Z has a streamlined body and it can breathe through lungs. So it can be a dolphin or it can be a whale, right? तो यहाँ पर हम dolphin लिख देते हैं क्योंकि streamlined body है तो या तो swim के लिए important होगी या फिर fly के लिए होगी, right? So here since swim में lungs है, right? तो it would be whale or dolphin. ठीक है, चलिए देखते हैं what are the options. ए ऑप्शन बोल रहा है बोथ एक्स यानी बर्ड एंड जेड यानी डॉल्फिन कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर बट एक्स दैट इज बर्ड्स आर ओविपेरस whereas जेड दैट इज डॉल्फिन इज विविपेरस. सो बिल्कुल करेक्ट हो गया. डॉल्फिन मैमल होती है इसीलिए विविपेरस होगी. It will give birth to young one, whereas X जो है bird है, so they will lay eggs. Then X और Z जो है दोनों ही अपना बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं. बाहर बहुत ठंड है तो भी अपना बॉडी टेम्परेचर उन्होंने कांस्टेंट रखा, रेगुलेट कर लिया. बाहर बहुत गर्मी है तो भी वो गर्म नहीं हुए और जैसे ही गर्म है बॉडी ने वापस अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर लिया जितना उनका होना चाहिए, राइट. सो दिस इज homeotherms. Okay, the term is homeotherms over here. Then Y देखते हैं. Y यानी fish. Y may have an exoskeleton of scales and its body is divided into head, trunk and tail. So fish में ये होता है आपका fish का head होगा, एक trunk body होगी और एक tail region होगा और इसका जो exoskeleton है उसमें scales present हो सकते हैं. So ये statement भी correct है. Then X that is birds could be stork. Stork एक bird होती है. This is right. Then Y could be arowana. That is arowana is a fish, right? And Z could be dolphin. ये भी correct हो गया. Fourth option क्या बोल रहा है? Fourth option बोल रहा है X has hollow bones. Birds में hollow bones होती है. Y respires through moist skin and buccopharyngeal cavity. This is wrong. जो Y है that is fish, it respires through gills, right? लेकिन हमारे पास जो amphibians होते हैं, amphibians respires through moist skins and buccopharyngeal cavity. So this statement is wrong and hence the करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर, राइट. आंसर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था तो डी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो डी हमारा आंसर हो गया, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन
is from reproduction and endocrine system. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, पर जितना लेंदी है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है. चलिए देखते हैं. रेफर टू द गिवन डाइकोमेटस की एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. हमें इसमें कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. अगर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व तो दिस वुड बी एसेक्सुअल, और अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो हमें जाना है 2 पर. 2 पर देखते हैं ए एंड बी. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड ओनली वंस. सिर्फ एक बार. अगर एक बार डिवाइड होता है तो पी वुड बी व्हाट? इट वुड बी बाइनरी फिजन, क्योंकि बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. लेकिन अगर न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स रिपीटेडली, सो देन क्यू वुड बी मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन से डिवीजन हो रही है. बाइनरी फिजन में हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम आ सकते हैं, और मल्टीपल फिजन में हमारे पास प्लास्मोडियम वुड बी एन एग्जाम्पल. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. अगर फर्स्ट का बी ऑप्शन देखें, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा? इट वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें थर्ड पर जाना है. फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, सो देन इट वुड बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट. अगर जो fertilization occurs inside the parent's body, then it would be internal fertilization. ठीक है. अब internal fertilization के 2 ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं. embryonic development occurs outside the parent body. That means fertilization तो बॉडी के अंदर हुआ, जाइगोट अंदर बना, राइट. लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जो बेबी में कन्वर्ट होगा, उसकी डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगी. तो इसका मतलब दैट वुड बी एक्सटर्नल डेवलपमेंट. एक्सटर्नल डेवलपमेंट. और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है? ओविपेरस होंगे ये, राइट. यानी एग्स जो है बॉडी के बाहर ले किए जाएंगे, और उन एग्स के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगी उस एम्ब्रियो की, और अडल्ट बेबी बन जाएगा. ठीक है. देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर्स इनसाइड द पेरेंट्स बॉडी. अगर जो हमारा फीटस है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, वो बॉडी के अंदर ही हो रही है, मदर की या पेरेंट की बॉडी के अंदर ही हो रही है, सो दैट वुड बी इंटरनल डेवलपमेंट. और ये कब होती है? व्हेन the animal is viviparous, they give birth to young ones, right. तो हमारे पास सारे P, Q, R, S, T क्या क्या हो सकते हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस गिवन. ए ऑप्शन कह रहा है P occurs in plasmodium and Q occurs in amoeba. So what is P? P is binary fission. तो binary fission plasmodium में नहीं होता है, plasmodium में multiple fission होता है. So this is incorrect. We have to find the correct statement. B में देख लेते हैं. In S मतलब external development में both types of gametes are released from the body, while in T, that is internal development, only one type of gamete is released from the body. चाहे ये S हो या T हो, what is this? This is basically internal fertilization. तो internal fertilization में जो मेल गैमीट होता है, सिर्फ वही बॉडी से बाहर आता है, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर ही रहता है. So this statement, both type of gamete are released, so this is wrong. ये गलत हो गया, right? आगे चलते हैं. C is saying it what involves? R involves only mitosis, whereas S involves both mitosis and meiosis. Now see what is R. R is external fertilization, right? And S is external development. So both type of fertilization will involve what? Because they are part of sexual reproduction, so they are going to involve meiosis as well as mitosis. तो यहाँ पर इधर भी meiosis भी होगा और mitosis भी होगा later on. So C is also incorrect. Let's come to the D option.
In S, that is in external development, eggs are surrounded by protective calcareous shell, क्योंकि बॉडी के बाहर, मदर की बॉडी के बाहर जो हमारा एम्ब्रियो है उसको डेवलप करना है फर्दर इनटू द बेबी, राइट. सो कैलकेरियस प्रोटेक्टिव शेल होती है एग्स में, while the T which is viviparous या internal development, protective calcareous shell is absent around the egg, क्योंकि बॉडी के, मदर के बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए जो प्रोटेक्शन है वो मदर की बॉडी ही दे रही है, राइट. तो इसलिए कैलकेरियस शेल की जरूरत नहीं है, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी डेफिनेटली डी. ओके, तो मजा आ रहा है. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Read the following statements and select the correct option. Statement 1 is pheromones are used as biological methods to control pests. How? Because pheromones lure the male insects into special traps and prevent them from breeding. Pheromones are hormones which attract insects. Okay, there are specific pheromones जो कि मेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ट्रैप्स में, जिससे कि हम उनकी ब्रीडिंग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1. सो आंसर वुड बी ए. ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Refer to the given flow chart and select the incorrect statement regarding P, Q, R and S. तो incorrect statement हमें पता करना है. पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं. फ्लो चार्ट में कह रहा है अगर गैशियस पल्यूटेंट नहीं है तो वो पी होगा. तो पल्यूशन या पल्यूटेंट्स या तो गैशियस है या पार्टिकुलेट है. तो अगर नो है यहाँ पर, गैशियस नहीं है, सो पी वुड बी पार्टिकुलेट मैटर इन द पॉल्यूशन, है ना. पार्टिकुलेट मैटर हो गया. अगर गैशियस पॉल्यूटेंट है, सो अ गैशियस पॉल्यूटेंट विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इफ इट इज यस, सो क्यू कुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ इट इज नो, this gaseous pollutant, if it is causing acid rain, then S would be sulfur dioxide, right. And if it is no, gaseous pollutant है, लेकिन gaseous pollutant है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज नहीं कर रहा, और क्या कर रहा है, कंबाइंस विद ब्लड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अलावा ऐसा कौन सा गैस है जो कि ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करने देता. सो दैट वुड बी आर. क्या हो जाएगा, आर वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड डेफिनेटली. अब देख लेते हैं ऑप्शन. पी कुड बी particles of carbon which enter human lungs. तो particulate matter यानी P हो सकते हैं कार्बन के पार्टिकल्स. सो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. बी देख लेते हैं. एक्सेसिव Q in atmosphere traps large amount of sun's heat and increases the earth's temperature. Q क्या है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली बी जो है वो भी करेक्ट हो गया, क्योंकि क्यू है ऐसे जो एटमॉस्फेयर में सन्स हीट को ट्रैप करती है और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग करवाती है, जिसका एग्जांपल हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड. अब सी देख लेते हैं. एच reacts with water present in the atmosphere to form sulfuric acid. S क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड. तो सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मैच करता है, कंबाइन करता है और क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है. ये भी करेक्ट हो गया. कैटालिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स Q एंड S इनटू गैस R. Q क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड. कैटालिटिक कन्वर्टर ये काम नहीं करता. मोस्ट टॉक्सिक गैसेस जो है या पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स जो है, उसको हम फिल्टर कर देते हैं और लेस टॉक्सिक बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट. सो हमारा जो ऑप्शन 4 है दैट इज इनकरेक्ट, राइट. सो इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई, तो हमारा आंसर जो है वो डी हो गया. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ह्यूमन
हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई और जेड लेबलिंग करी हुई है। तो पहले हम ह्यूमन हार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और एक्स वाई और जेड क्या है उसको भी लेबल कर देते हैं। सो इफ दिस इज द ह्यूमन हार्ट, then this is the right side of the human heart and this is the left side of the human heart। पहले दो चेम्बर्स जो है वो हमारे एट्रिया है और जो लास्ट के दो चेम्बर्स है वो हमारे वेंट्रिकल्स है। ओके, सो in the right atrium we get carbon dioxide rich blood from the body, in the right ventricle also we have carbon dioxide rich blood, right, और लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी चला जाता है, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, एक्स क्या है, एक्स इज आयोटा विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ए हो गया हमारा आयोटा, राइट। Y क्या है, Y is carrying carbon dioxide rich blood from the right ventricle to the lungs. So this is pulmonary artery. Y is pulmonary artery which is carrying carbon dioxide rich blood from right ventricle से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज गोइंग टू द लंग्स, ठीक है। और यहाँ पर वाई स्पेसिफिकली अगर देखें, सो दिस इज द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, सो इट विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लेफ्ट लंग, राइट। ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी वाई है। अब जेड देख लेते हैं, जेड क्या है, जेड आर बेसिकली पल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है, ठीक है। सो एक्स वाई एंड जेड, एक्स इज आयोटा, वाई इज pulmonary artery, left pulmonary artery to be specific, and Z is left pulmonary vein। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है, आर्टरी जो है इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट whereas veins carry blood towards the heart, right। So now let us see what is the question। Study the given diagram of human heart and select the correct statement regarding its parts labeled as X, Y and Z। All systemic arteries arise from Y। Y क्या है, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, जितनी भी सिस्टमिक आर्टरीज है, जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स को आर्टरी पहुंच रही है वो एक मेन आर्टरी जो कि अयोटा है वहां से अराइज होती है। सो ए स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। हमें क्या ढूंढना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट। ऑप्शन बी देख लेते हैं, Z transport oxygenated blood from lungs to the left atrium। What is Z? Z over here is pulmonary vein। So pulmonary vein जो है it transports oxygenated blood from lung to the left atrium। So B statement correct है, लेकिन C और D भी एक बार देख लेते हैं। Y carries, Y is pulmonary artery, it carries oxygenated blood from lungs to left एट्रियम, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया, सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। वाई दैट इज पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, ये भी गलत है, राइट। सो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है एक्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द लंग्स। X इज आयोटा, आयोटा तो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में लेके जाता है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई बी, इसीलिए हमारा आंसर भी हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, सेल चैप्टर का है ये क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है बहुत अच्छा। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास बीच में दो बड़ी टेस्ट ट्यूब्स है, बॉइलिंग ट्यूब्स है, उसमें वाटर है, बॉइलिंग वाटर, उसके अंदर एक विस्किंग ट्यूबिंग रखी हुई है P और यहाँ पर विस्किंग ट्यूबिंग रखी हुई है Q और बाहर रखा हुआ है इसके डिस्टिल्ड वाटर जो कि बॉईल कर रहे हैं। अभी इन ट्यूब के अंदर, P ट्यूब के अंदर
3 सेंटीमीटर ईच ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन एंड डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है। यहाँ पे इधर भी 3 सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर ग्लूकोज सोल्यूशन है। क्यू में देखते हैं अंदर रखा हुआ है स्टार्च सोल्यूशन एंड डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पैनक्रियास। ठीक है, तो अभी क्या है क्वेश्चन देखते हैं। both glucose and starch are able to diffuse through the whisking tubing into the boiling tube। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, सो वाटर कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर आउटसाइड, और अंदर क्या है सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सॉल्वेंट है और सल्यूट है। सल्यूट क्या है यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर सल्यूट क्या है, दैट इज स्टार्च, राइट, विच विल इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम विल degrade or it will become simplified into glucose because of the digestive enzymes of the pancreas, right। पैनक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, एमाइलेजेस क्या करेंगे, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देंगे कुछ टाइम बाद। तो इनिशियली जब सेटअप किया है तो दोनों ही अंदर विस्किंग ट्यूबिंग्स में पी और क्यू में हमारे पास सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, जिसमें एक में पी वाले में क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, और क्यू वाले में स्टार्च दिया हुआ है। तो डेफिनेटली बाहर के वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सो ऑस्मोसिस कहता है कि फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन द वाटर विल मूव इन दैट डायरेक्शन। तो वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड बॉइलिंग ट्यूब इनसाइड द पी ट्यूब एंड द क्यू ट्यूब। तो ये गलत हो गया। ग्लूकोज एंड स्टार्च आर एबल टू डिफ्यूज थ्रू विस्किंग ट्यूबिंग इनटू द बॉइलिंग ट्यूब, सो दिस विल नॉट हैपन। एक्सोस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम द विस्किंग ट्यूबिंग Q will take place only after conversion of starch into glucose by digestive enzyme। ये बोल रहा है विस्किंग ट्यूब Q से, राइट, वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, जब स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा, वाई, बिकॉज बाहर जो है पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, सो बाहर से यानी जो बॉइलिंग ट्यूब है उससे क्यू ट्यूब में जाएगा, ना कि क्यू से बाहर जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन सी ऑप्शन कह रहा है इनिशियली ओनली द कंटेंट ऑफ विस्किंग ट्यूब क्यू विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, बट आफ्टर 30 minutes the content of both the whisking tubings will give positive iodine test। आयोडीन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है स्टार्च के प्रेजेंस में। जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ, आयोडीन का जो सोल्यूशन है वो येलो कलर का होता है, येलो ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन अगर उसको आप स्टार्च पे डालोगे तो वो सोल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो इनिशियली क्यू ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है, तो अगर इनिशियली हम यहाँ पर आयोडीन एक्सपेरिमेंट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो हमारे को ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर हम इन दोनों पे करेंगे आयोडीन टेस्ट, तो बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम ऑल्सो इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स यू विल गेट ब्लू ब्लैक कलर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, अब एक में तो ऑलरेडी नहीं था, यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्लूकोज था, स्टार्च था ही नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्यू वाले टेस्ट ट्यूब में जो विस्किंग टेस्टिंग है उसमें भी जो क्यू है दैट विल हैव स्टार्च डिग्रेडेड इनटू, या क्या हो जाएगा, स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। तो ग्लूकोज विल नॉट गिव टेस्ट विद आयोडीन, सो दोनों में ही बाद में नहीं होगा टेस्ट, राइट। सो ये बोल रहा है इट विल गिव पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, तो दिस इज रॉन्ग। तो सारी ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, राइट। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन स्किन सेल एंड द ह्यूमन एग सेल, राइट। ह्यूमन स्किन सेल एक ह्यूमन की बॉडी सेल है, इसको हम सोमैटिक सेल भी बोल सकते हैं, बॉडी सेल और सोमैटिक सेल। तो ह्यूमन के बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, दैट इज 2, दैट 2n, यानी ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। 46 क्रोमोसोम्स हर सेल में, हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन एग सेल देखें जो कि मियोसिस से बना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, गैमीट है, तो गैमीट्स क्या होंगे, एग सेल विच इज अ गैमीट दैट इज हैप्लॉइड, यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर। सो इफ देयर आर
46 chromosomes in the body of body cells of human, then in the gametes of human beings the chromosome number will be 23, that is half. Okay, so now according to this information, let us see what are the options given. The egg cells have twice as many chromosomes as the skin cell. egg cell में double है chromosome number हमारे स्किन के सेल के हिसाब से, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर स्किन में 2n है तो egg cell में क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए. ठीक है, egg cell has half as many chromosomes as the skin cell. So this statement is absolutely correct. राइट, सो ऑप्शन बी ही होना चाहिए. लेकिन सी और डी भी एक बार देख लेते हैं. द स्किन सेल हैज नो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट्स क्रोमोसोम, विच इज रॉन्ग. एंड ओनली द एग सेल हैज अ न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, दोनों की दोनों सेल, चाहे वो स्किन सेल हो चाहे वो ह्यूमन एग सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस होगा, दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी. द ओनली डिफरेंस इज जो हमारी स्किन की सेल है उसमें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और जो हमारी ह्यूमन एग सेल है उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. राइट, सो आंसर हमारा बी हो गया. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. बड़े अच्छे डायग्राम्स दिए हुए यहाँ पर. पी डेफिनेटली देखते ही पता चल रहा है कि पी जो है अमीबा है. राइट, व्हाट इज क्यू? क्यू इज पैरामीशियम. देन व्हाट इज आर? R is euglena. And what is S? This is tobacco mosaic virus, जो कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करती है. ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं फटाफट. Q and R show holozoic heterotrophic nutrition. Q is paramecium एंड आर इज यूग्लिना. ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है. अपना खाना खुद भी बना सकता है और बाहर से भी खाना ले सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है. बी स्टेटमेंट इज एस is helpful in crop growth and increase the capacity of soil to hold water. टोबैको मोजाइक वायरस ये काम बिल्कुल नहीं करती, बल्कि टोबैको मोजाइक वायरस तो टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज कॉज करती है. सो बी ऑप्शन भी गलत हो गया. पी एंड एस यूज स्यूडोपोडिया फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन. पी इज अमीबा, अमीबा स्यूडोपोडिया जनरेट करता है, दैट इज फाइन. एस इज टोबैको मोजाइक वायरस जो स्यूडोपोडिया जनरेट नहीं करता, तो सी भी रॉन्ग हो गया. डी देखते हैं. इन क्यू, क्यू इज पैरामीशियम, जिसके पूरी सेल जो है उसके आगे पीछे क्या है, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है. सो सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैचिंग प्रे, while R which is euglena, it has flagella that helps in locomotion. तो D ऑप्शन बिल्कुल सही है. पैरामीशियम में सीलिया होता है और यूग्लिना में फ्लैजेला होता है. डायग्राम में भी आराम से दिख रहे हैं सीलिया एंड फ्लैजेला. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अचीवर्स सेक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि थोड़े से माइंड बॉगलिंग होते हैं, थोड़ा सा दिमाग उसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का क्वेश्चन है. ग्राफ दिया हुआ है हमें, कोई एक्स और वाई क्रॉप फील्ड्स हमें दी हुई है. लेट अस रीड द क्वेश्चन. रेफर टू द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू क्रॉप फील्ड्स एक्स एंड वाई that have been treated by different types of materials for nutrient replenishment, keeping other environmental crop field X factors the same. सारे factors same रखे हमने X और Y के, सिवाय क्या किया हमने, X वाली फील्ड पे हमने अलग क्रॉप ग्रोथ कंपाउंड डाला है और वाई वाली में अलग डाला है. ठीक है, और परसेंटेज ऑफ क्रॉप यील्ड हमें ये ग्राफ दिखा रहा है. तो डेफिनेटली क्रॉप यील्ड जो क्रॉप फील्ड है एक्स की, उसमें जो यील्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रॉप फील्ड वाई. वाई जो है उसकी यील्ड ओवर टाइम कम हो गई और जो एक्स है उसकी ज्यादा हो गई. राइट, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. सो अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. मटीरियल्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग क्रॉप फील्ड एक्स कुड बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस while those used for Y could be inorganic substance. भाई जो X फील्ड है उसमें हमारी यील्ड ज्यादा है,
So materials used for treating X field could be organic substance, which is correct, क्योंकि organic substance यानी अगर हम manures use करेंगे तो उससे हमारा जो crop field है उसकी yield ज्यादा होगी. While those used for Y could be inorganic substance, that is fertilizers. So fertilizers temporarily आपको जिस field को एक particular type of nutrient inorganic substance से rich कर देते हैं, लेकिन over the course of time जो field की nutrient value है उसको replenish नहीं कर पाते. Okay, materials used for crop field X are nutrient specific. This is wrong, क्योंकि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं दैट इज योर मैन्योर्स, राइट. जो मैन्योर्स हैं उस वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, राइट. एंड दोज यूज्ड फॉर क्रॉप फील्ड वाई आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये गलत है. क्रॉप फील्ड वाई के लिए हमने यूज किए हैं फर्टिलाइजर्स जो कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, और क्रॉप फील्ड एक्स के लिए हमने यूज किए हैं मैन्योर्स जो कि न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते. Gradual decline in the yield of crop field Y is due to killing of useful soil microbes. Okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द यील्ड ऑफ क्रॉप फील्ड Y क्यों है, ड्यू टू किलिंग ऑफ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स. ओके, एक ये क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, परसिस्टेंट यील्ड ऑफ X is due to replenishment of nutrients by the gradual decomposition of the organic material. ये भी करेक्ट है. ठीक है, gradual decline of yield of the crop field Y is due to killing of useful soil microbes. ये भी ठीक है. So आंसर हमारा हो गया बी. ये हमारा गलत हो गया. मटीरियल्स यूज्ड फॉर क्रॉप फील्ड एक्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, क्योंकि एक्स जो है वो मैन्योर्स से हमने फर्टिलाइज करवाया है. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, और जो मैन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट नॉन स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम से बना हुआ है, आया है ये क्वेश्चन. रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड. Hormones are produced by organs called endocrine glands. ठीक है, endocrine glands जो होती हैं वो hormones रिलीज करती हैं. These are ductless glands, इनमें ducts नहीं होती, तो ये अपना hormone जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं. Very small quantity of different hormones is required by our body. This is also right. अब देखते हैं कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है. So adrenaline is secreted when we are stressed or excited. So this statement is correct. Liver regulates the sugar metabolism in the body by its hormone insulin. इंसुलिन जो है शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है डेफिनेटली, पर इंसुलिन जो है वो लिवर से नहीं रिलीज होती है, पर पैनक्रियाज ये काम करता है. So pancreas regulate the sugar metabolism in the body by releasing hormone insulin. Insulin body के या blood के शुगर को कम करती है. ठीक है. Pineal glands secrete calcitonin while thyroid gland secretes melatonin. तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि जो pineal gland है वो बेसिकली मेलाटोनिन रिलीज करती है. मेलाटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी के जो 24 आवर साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, हमें बताता है कि सोना कब है, जागना कब है, राइट. एंड कैल्सिटोनिन जो है इट इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड. कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है. कैल्सिटोनिन जो है ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, ब्लड के कैल्शियम को कम करता है. ठीक है, सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दीज. क्या ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहा है इंसुलिन शुड बी रिप्लेस्ड बाय एल्डोस्टेरोन. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज लिवर जो है, लिवर एल्डोस्टेरोन भी प्रोड्यूस नहीं करता, और एल्डोस्टेरोन जो है, so this is incorrect. Basically the liver should be replaced with pancreas. Okay, now liver should not be replaced as it is correctly mentioned. This is also wrong, right?
लिवर गलत मेंशन्ड है और उसकी जगह पर पैनक्रियाज आना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन। Positions of pineal and thyroid should be interchanged, which is absolutely right. Pineal gland जो है उसको वो सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, तो पीनियल को यहाँ आना चाहिए थायराइड ग्लैंड की तरफ, और थायराइड जो है वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है तो उसको यहाँ आना चाहिए। सो दिस इज राइट, ऑप्शन सी करेक्ट है। एड्रीनलिन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। एड्रीनलिन हार्मोन जो है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन और बीइंग एक्साइटेड, जो कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं करता। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाता है और रिटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है सी, एंड हेंस हमारा आंसर जो है वो भी हो गया सी। So with this we finish with the discussion of biology questions which came in National Science Olympiad paper 2017-18. To know more about my classroom, visit us at the website students.myclassroom.digital. You can also download our app through Play Store, and you can also connect us with the Facebook and Instagram, and you can also connect us on Facebook and Instagram through the link shared over here. और बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है उनको भी देखने के लिए कि नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से बायोलॉजी या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, उनको देखने के लिए हमने आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, सो दैट यू कैन गो एंड वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस। सो थैंक यू वेरी मच।